नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग संध्या काल का जो षट क्रिया काल और पांच भौतिक चिकित्सा ये क्लास में जुड़े हैं। तो हम लोगों ने षट क्रिया काल के अलग अलग अवस्थाओं को देखा है। तो अभी हम उन्हीं पे और चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि षट क्रिया काल जब हो रहा है तो क्या क्या अवस्थाएं आती हैं और इसको हम लोगों के ग्रंथों में किस तरह बताया गया है। आप लोग भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। मैं पहले थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ और उसके बाद में आप लोग आइएगा। तो हम लोगों ने कल स्थान संशय ये पढ़ लिया था। स्थान संशय का जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पूर्व रूपावस्था रहती है। इसके बाद की अवस्था जो रहती है क्रियाकाल। क्रियाकाल का मतलब है कि चिकित्सा का काल। इस टाइम पे अगर चिकित्सा हो जाए तो व्याधि और नहीं बढ़ती है। तो ये पंचम क्रियाकाल है। ये व्यक्ति अवस्था है। व्यक्ति का मतलब है कि पूरा उसमें साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, सारे लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। अव्यक्त लक्षण जो थे पहले पूर्व रूपावस्था में, पहले की अवस्था में, संचय प्रकोप प्रसरण में, तो वह सब यहाँ पे व्यक्त होने लगते हैं और व्याधि एक रूप ऐसे दिखाई देने लगते हैं कि अब ये व्याधि है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि पंचम क्रियाकाल व्यक्ति अत ऊर्ध्वम व्याधे दर्शनम व्याख्यामः शोफा अर्बुद ग्रंथि विद्रदि विसर्ग प्रभृति नाम प्रव्यक्त लक्षणता ज्वरातिसार प्रभृति नाम च तत्र पंचम क्रियाकाल। मतलब ये दोष वृद्धि के पंचम अवस्था है। इसे रूप अवस्था भी कहते हैं। स्थान संशय में अव्यक्त लक्षणों वाला रोग इस अवस्था में स्पष्ट हो जाता है, उसके लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे उस रोग का निदान भी हो जाता है। रोग के दर्शन अथवा उत्पत्ति को व्यक्ति कहते हैं, व्यक्त हो जाता है, इसलिए व्यक्ति रोगी के दर्शन हो, रोग प्रकट हो जाता है, समझ आ जाता है, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। यथा गुदेन बहुत द्रवण शरणम अतिसार, अर्थात गुद मार्ग से द्रवमल प्रवृत्ति का अत्यधिक उत्सर्जन होने वाले रोग को अतिसार कहते हैं। ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि उसको अतिसार हो गया है रोगी को। लक्षणों के स्पष्ट होने से ज्वर, अतिसार, शोफ या अलग अलग व्याधियां आ जाती है। मतलब लक्षण स्पष्ट होते हैं तो हमको पता चलता है कि ज्वर व्याधि हो गई, अतिसार हो गया, शोफ हो गया है, फिर अर्बुद हो गई है, ग्रंथि हो गया है, विद्रदि हो गया, विसर्प आदि रोगों का निदान संभव हो जाता है। निदान का मतलब यहाँ पे कि हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यह व्याधि हो चुकी है। एक ही दोष हेतु एवं स्थान में से बहुत से विकारों को उत्पन्न करता है। एक ही दोष वात प्रकोपित हुआ है तो अलग अलग हेतु, वात का रुक्ष गुण बढ़ा है, वात का शीत गुण बढ़ा है, वायु का सूक्ष्म गुण बढ़ा है, वायु का चल गुण बढ़ा है, तो उसके अंशांश कल्पना से अलग अलग गुणों में चेंजेस आए हैं उसकी वजह से, और हेतु भी अलग अलग है। और स्थान भेद से, जैसे कि अगर पक्वाशय में है तो अलग व्याधि होगा, अगर वो आमाशय में है तो अलग व्याधि होगा, त्वचा में है तो अलग होगा। दोष दूष्य समूर्छना अलग अलग व्याधियों का हमने पढ़ा है कि विसर्प में त्वचा रक्त मांस लसिका और विशेषकर पित्त दोष और रक्त दुष्टि ज्यादा होती है। तो इस तरह से हमें, मतलब ये एग्जाम्पल है। ऐसे अम्बुवस्त्रोतस और स्वेदवस्त्रोतस अगर अवरुद्ध हो जाते हैं तो उसमें उदर जैसी संप्राप्ति हो जाती है। अगर रसवस्त्रोतस और
स्वेदवस स्त्रोतस का अवरोध हो जाता है तो ज्वर व्याधि हो जाती है। मतलब अलग अलग स्त्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, अलग अलग स्थान का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो दोष दूसरे समूर्छना होकर फिर विकारों को उत्पन्न कर देता है। इसी कारण सभी विकारों के नाम और परिगणन संभव नहीं होता है, क्योंकि इतनी सारी व्याधियां हैं, इतना सारा व्याधि है, तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से असंख्य है। अतएव चिकित्सक को रोगी की प्रकृति, स्थान भेद और कारण भेदों को समझकर चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिए। इसी को चरक संहिता में बता रहे हैं, जो त्रिशोथी अध्याय है। पहले ये मैं कंप्लीट करता हूँ। इस अवस्था में भी चिकित्सा के रोग भेदावस्था के अपेक्षा शीघ्र ठीक हो जाता है, तो इसमें अगर हमने चिकित्सा कर लिया तो ठीक हो जाएगा। चिकित्सा का उपयुक्त अवसर होने से पंचम क्रियाकाल कहते हैं। अब इसी चीज को और स्पष्ट कहां पे किया है, तो चरक सूत्र स्थान में त्रिशोथी अध्याय 18वां चैप्टर जो है सूत्र स्थान में, उसमें 44, 45, 46, 47 ये बताया है। इन्होंने जो बोला ना कि विकारों का परिगणन संभव नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी सारी बीमारियां हैं। हमारे संहिताओं में बताइए कुछ कुछ बीमारियां, लेकिन एक गाइडलाइन है कि इतनी बीमारियां होती हैं। लेकिन अभी त्वचा रोग देखेंगे, स्किन डिसऑर्डर, तो इतने असंख्य, तो हम लोग को तो यही देखना पड़ेगा कि स्थान भेद क्या है, कारण भेद क्या है, संप्राप्ति लगाने का कोशिश करना चाहिए। सब चीज किताबों में नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि अभी कोरोना, अभी आगंतुक व्याधि आ रही है, कोरोना आया, फिर उसके बाद में कुछ और व्याधियां आ जाएंगी, कुछ और आ जाएंगी, तो हम ये सब चीज ग्रंथों में नहीं हो, वहां पे बस बेसिक प्रिंसिपल से बता दिया है कि दोष दूसरे समूर्छना होती है, वात के लक्षण होते हैं, पित्त के होते हैं, कफ के होते हैं। अब हमारा काम है कि उसको और क्लासिफाई करके समझे। अब इसको जो चरक संहिता में क्या बताया है कि विकाराणाम अकुशलो न जहन्यात कदाचन न ही सर्व विकाराणाम नामो अस्ति ध्रुवा स्थिति ही स कुपितो दोष समुत्थान विशेषता स्थानानंतर्गतश्चैव जनयन्ति अमायान बहुन तस्मद् विकार प्रकृति अधिष्ठानान्तराणि च समुत्थान विशेषांश बुद्धत्वा कर्म समाचरेत् यो हे त्रित्रयम् ज्ञात्वा कर्मण्यारभते भिषक् ज्ञानपूर्वम यथा न्यायम स कर्मसु न मुह्यति। इसका मतलब यह है कि सभी व्याधियों के नाम का निर्धारण संभव नहीं है। व्यक्तावस्था में आ गए, आदि के लक्षण दिख रहे, लेकिन सबको क्या नाम दिया जाए ये संभव नहीं है। विकारों का नाम रखने में अकुशल व्यक्ति को अपनी इस अज्ञानता से दुखी या लज्जित नहीं होना चाहिए। कोई पूछेगा कि कोरोना को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, तो हमें खुद को ऐसे गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने आचार्य बोल रहे हैं कि नाम जरूरी नहीं है कि नाम से हम लोग उसको जाने। आयुर्वेद में सब चीज नहीं बताया जाएगा। क्रॉन्स डिजीज को क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, ऑटिज्म को क्या बोलते हैं, ये सब नाम से नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं है कि हम नाम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो हमें लज्जित होने की जरूरत है, क्योंकि सभी विकारों का नाम निर्धारण करना निश्चित रूप से संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्याधियां अलग अलग अवस्थाओं में आती है। जब ये ग्रंथ लिखे गए तो सतयुग चल रहा था, उसके बाद में द्वापर युग, त्रेता युग आया, फिर कलयुग चल रहा है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्याधियां हुई टाइम के हिसाब से। अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो और अलग व्याधियां आ जाएंगी। पहले अगर हम लोग देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, प्लेग होता था, टीबी होता था बहुत ज्यादा, अब फिर ये होता था, टेटेनस का होता था बहुत ज्यादा, पैरालिसिस, पोलियोमाइलाइटिस होता था। ऐसी बहुत सारी बीमारियां पहले होती थी। अभी पोलियो सबको नहीं होता है, पोलियो का ड्रॉप्स आ गया है, वैक्सीनेशन आ गया है, तो समय बदलता है, देश बदलता है, तो फिर व्याधियां भी अलग आ जाती है। तो ये बताया कि इसलिए नाम निर्धारित करना निश्चित नहीं है, तो कोई लज्जित होने की कोई बात नहीं है। वही प्रकोपित हुआ दोष जो है, प्रकोपित हुए दोष कौन से है, तो वात पित्त कफ ही है, इन्हीं से दुनिया बनी है, मतलब इन्हीं से शरीर बना है। दुनिया के आप अमेरिकन इंसान को देखिए, जापान के इंसान को देखिए, जर्मनी के देखिए, ऑस्ट्रेलियन को देखिए, या अफ्रीकन लोगों को देखिए, उनके शरीर में वात पित्त कफ, 7 धातु 3 मल, ये सभी को है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये प्रकोपित हुआ जो दोष है हेतु और स्थान भेद से अनेक व्याधियों को उत्पन्न करता है। इसलिए विकारों की प्रकृति व अधिष्ठान की भिन्नता तथा हेतुओं की विशेषताओं को ज्ञान कर चिकित्सा कर्म का प्रारंभ करना चाहिए। मतलब विकारों की प्रकृति क्या है, किस तरह का विकार है, उसका नेचर क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है, वो कहां पर हुआ है व्याधि, और उसकी अधिष्ठान की भिन्नता क्या है, मतलब वो कौन से स्रोतस में है, कौन से स्थान पे है, वो देखना चाहिए। और हेतु की विशेषताएं क्या है, मतलब जैसे कि अभी हमने कल परसों वो देखा था कि यूएस के एक मैम आई थी, वो बहुत ज्यादा रफेज खा रही हैं, और उनको ना रफेज खाने से ही पेट साफ हो रहा है, और बाकी उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा था, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था उनका, फिर कमर दर्द का प्रॉब्लम हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। उनका हेतु ये था कि रफेज खा रही है, बहुत ज्यादा सैलेड खा रही है,
उनके हिसाब से वो सही है कि सैलेड खाना चाहिए, खाना पीना कार्बोहाइड्रेट कम कर देना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वो हेतु है, तो हेतु की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। उसका ज्ञान करके चिकित्सा कर्म का प्रारंभ करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट उठते हैं, वेगों का धारण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। ये और पैथी में नहीं बताया, केवल आयुर्वेद में बताया कि वायु का प्रकोप करने के ये हेतु हैं। तो इसलिए हेतु को जानकर और फिर चिकित्सा का प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, सबसे पहले हमें संक्षेप में जो क्रिया योग क्या है कि निदान का परिवर्जन करना है, वैसे चिकित्सा करना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीन का सम्यक ज्ञान कर चिकित्सा कार्य प्रारंभ करता है, अब किन किन चीजों को, तो दोष, हेतु और स्थान भेद। दोष क्या है, कौन से हैं, अंशांश कल्पना से दोषों को हमें देखना चाहिए कि वातज है, पित्तज है, कफज है, कौन सा है, फिर वात के कौन से गुण बिगड़े हुए हैं, पित्त के कौन से गुण बिगड़े हुए हैं, और उसके बाद में कफ के कौन से गुण बिगड़े हुए हैं, उसको देखना है। फिर दोष दुष्य समूर्छना कैसे हुई है, फिर उसके बाद में वो कौन से स्त्रोतस में गए, कौन से मतलब मल दूषित हुए साथ में, हर चीज को उपधातु में अगर गया है तो उपधातु में क्या हुआ है। एक मिनट, गलती से डॉक्टर श्वेता मैम आप होस्ट बन गए हैं, मेरे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। मैं असली में को होस्ट बना रहा था, कुछ गलत हो गया। होस्ट में श्वेता मैम अगर सुन पा रही हैं, अगर डॉक्टर श्वेता अत्तरवाला मैम सुन पा रही है तो मुझे होस्ट बनाइए। आप ऊपर जाइए पार्टिसिपेंट्स के उधर, और फिर उसको क्लिक करके फिर वहां जो वीडियो है उसके पास में जाके मेक होस्ट ऐसे बनाइए। श्वेता मैम सुन पा रही हैं क्या? मैं असली में कुछ और शेयर कर रहा था, गलती से हो गया। अगर कोई श्वेता मैम का नंबर है तो उनको कॉल करिए, अगर ये सुन नहीं पा रही है तो। ठीक है, मैं अभी तब तक बता रहा हूँ, मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, यही प्रॉब्लम है, या मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें ये बता रहे हैं कि हेतु, दोषों को देखना चाहिए, फिर उसके बाद में हेतु देखना चाहिए, स्थान भेद देखना चाहिए, इन सब से व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो इन तीनों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके चिकित्सा कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तब वह ज्ञान पूर्वक, हाँ सर आ गए। असली में मैं कुछ और कर रहा था, गलती से मैं को होस्ट बना रहा था और उसके बाद में मुझे स्क्रीन शेयर करना था। एक मिनट, हाँ मैं आकांक्षा मैम को को होस्ट बना दिया हूँ, मैं असली में ये लेके आ रहा था। हाँ, तो इसमें हमें दोष देखना चाहिए, हेतु देखने चाहिए, हेतु की विशेषताएं क्या है, और अधिष्ठान देखना चाहिए, उससे व्याधियां कौन सी उत्पन्न हुई है वो देख के फिर हम चिकित्सा देते हैं। तो फिर हमें चिकित्सा करने में कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं, मतलब हम कंफ्यूज नहीं होते हैं कि क्या चिकित्सा करें, कौन से दोषों की करें, कौन से स्त्रोत की करें, भ्रम नहीं आता और कभी असफलता नहीं मिलती है। परफेक्ट डायग्नोसिस, परफेक्ट चिकित्सा तब हो जाती है। इसी तरह से चक्रपाणी जी बोलते हैं, चरक का ये जो श्लोक है इसमें बोल रहे हैं कि अधिष्ठान वृत्त से और आशयों में परिवर्तन होने से, आशय बदल जाने से, जैसे एक दोष जब एक आशय में रहता है तो उस व्याधि का नाम अलग होता है, दूसरे आशय में जाता है वह दोष तो उसका नाम अलग हो जाता है। मतलब अधिष्ठानांतराणी आशय अंतराणी, ऐसे बोला है, अधिष्ठानांतराणी आशय अंतराणी, अलग अलग अधिष्ठान, अलग अलग आशय, एक ही दोष है, दोष दूसरे से मूर्छना अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हो रही है। उसको जान के ज्ञान पूर्वमिति, ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करना, यही चिकित्सकों का मेन धर्म है कि ज्ञान पूर्वक, ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए कि कोई पेशेंट आया और ये कोई बीमारी लेके आया, एलोपैथी का रिपोर्ट्स लेके आया और हम बोल रहे हैं कि अच्छा इसका तो इलाज आयुर्वेद में हम ये 4-5 फॉर्मूला है इससे करें, ये आयुर्वेद अलाउ नहीं करते हैं। आयुर्वेद बोलते हैं ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करना चाहिए। यथा न्यायम यथागमम, इसका मतलब यह है कि यथा आगमम यथा न्यायम, मतलब शास्त्रों में जो चिकित्सा निर्दिष्ट बताया है उसके विधियों का पालन करने से करना चाहिए। व्याधि का नाम नहीं हमें आता है तो कोई बात नहीं, नामकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा दोष किस अंश से प्रकोपित हुआ है, किन हेतुओं से प्रकोपित हुआ है। और चिकित्सा हेतु वातादि दोषों का ज्ञान आवश्यक है, नाम ज्ञान का उपयोग व्यवहार के लिए है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोरोना के पेशेंट थे, लेकिन वहां पे दोष दूष्य समूर्छना क्या दोष है, क्या ऐसे जानना जरूरी है। हमें व्यवहार अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम अपना डायग्नोसिस लिख के भेज सकते हैं। तथा अभी हमारे जमदग्नि सर है ना, उनके पास पेशेंट आते हैं तो वो अगर ये बनाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट तो वहां पे ग्रहणी रोग लिखते हैं, वो बोलते हैं आप इसको मॉडर्न नाम बोलते हैं, मैं नहीं लिखूंगा। कोई बोलता है कि गाउटी अरेथ्राइटिस लिखिए, वो बोलते हैं नहीं मैं वात्रक लिखूंगा। तो नाम तो व्यवहार के लिए, और हम अपना नाम लिख सकते हैं।
तो ऐसे बोले दोषादि के अनुसार उसके स्वरूप का ज्ञान चिकित्सा के दृष्टि से उपयोगी है। चिकित्सा दोषादि के अनुसार ही की जाती है, इसलिए दोष कौन से हैं, उसका स्वरूप क्या है व्याधि का, फिर चिकित्सा करना इजी हो जाता है। फिर आगे श्लोक बोलते हैं चरक संहिता में कि नित्य प्राण भृता देहे वात पित्त कफास्त्रय विकृता प्रकृतस्था वा तान बुभुक्षेत पंडिता। मतलब जीवधारियों के शरीर में वात पित्त कफ ये तीनों दोष नित्य प्राकृत और विकृत रूप में रहते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष इसे जानने हेतु सतत प्रयत्नशील रहे कि प्राकृतवाद क्या है, विकृतवाद क्या है, प्राकृत अवस्था में क्या काम हो रहा है, विकृत अवस्था में क्या काम हो रहा है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि दोषों के प्राकृत और विकृत अवस्था के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। बुभुक्षित ज्ञान मिच्छेद, मतलब दोषों के मान प्राकृत मान के हेतु चिकित्सा को सदैव कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। इसके बाद में और क्या बताया है कि जिस अवस्था में प्रत्येक व्याधि के प्रमुख लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन लक्षणों के प्रकट होने पे रोग किसी खास नाम से संबोधित किया जाता है, उस अवस्था को व्यक्तावस्था, व्यक्ति अवस्था कहते हैं। जैसे ज्वर का संताप होना, अब ये जो पंचम क्रियाकाल है उसके बारे में आ रहे हैं, तो ज्वर में संताप हो रहा है, फीवर, हाई ग्रेड टेम्परेचर, तो उसको ज्वर बोलेंगे, उसका नाम दे देंगे। बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, अति द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है, तो उसको अतिसार बोलेंगे, अतिसरणम द्रवम, ऐसा होता है। उसी तरह से पेट फूल रहा है तो हम बोलेंगे आधमान हो गया है। उसी तरह से नेत्र, त्वचा आदि में पीलापन आ गया है तो हम उसको कामला रोग बोलेंगे। उसी तरह से पेट में लूज मोशन भी हो रहा है और पेट में दर्द भी हो रहा है, सूचिवत वेदना भी हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे विसूची का व्याधि हो गई है। तो यह अवस्था है ना, व्याधि के निर्णय में सहायक होती है। पंचम जो क्रियाकाल है इसमें हमें व्याधि के बारे में पता चल जाता है कि ये व्याधि हो गई है। दोषों के वैषम्यावस्था में संचय होना, प्रकोप होना, प्रसर होना, इन तीन अवस्था में जो लक्षण है वो दोषाधिष्ठित होते हैं, उन्हें विकार कहते हैं। लेकिन आगे की स्टेज होती है तो जब दोष संपूर्ण या आधे शरीर में या किसी अंग में या स्थान में आश्रय बना लेते हैं तो उस विकार को रोग कहा जाता है। ये आगे की स्टेज है। इस प्रकार षट क्रियाकाल के तीन पूर्वावस्थाओं में उत्पन्न लक्षण विकार होते हैं। मतलब उसमें हम जैसे संचय, प्रकोप, प्रसर हो रहा है उसको हम केवल विकार बोलेंगे। यहाँ पे दोष इम्बैलेंस हो रहे हैं, संचय हो रहे हैं, प्रकोप हो रहा है और प्रसर हो रहा है। लेकिन आगे जो रहता है तीन अवस्थाएं जो रहती है, तीन अवस्था कौन सा होता है, तो स्थान, संशय, व्यक्ति और भेद, ये तीन अवस्थाओं को रोग बोलते हैं। विकार के आगे की स्टेज मतलब रोग बोलते हैं। व्यक्ति अवस्था में रोग से संबंध वे सभी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, जिनके आधार पर व्याधि को निश्चय रूप से जाना जा सकता है। मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं हम लोग कि यही व्याधि है, ज्वर व्याधि ही है। यह चिकित्सा का पंचम काल है। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप सब लोग यही सब करते हैं। चिकित्सा कार्य यही होता है कि जो आप लोग सबको ट्रीट करते हैं, सबको ट्रीटमेंट देते हैं। आकांक्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? अगर आप बोलना चाहती हैं तो अनम्यूट करिए। सर मैं थोड़ी देर में बोलती हूँ सर, आप ठीक है, कंटिन्यू करिए। ठीक है। इसके बाद में मैं थोड़ा सुश्रुत संहिता में देखता हूँ, सुश्रुत संहिता में और क्या बताए हैं। सुश्रुत संहिता में बता रहे हैं कि जब ये रोग के दर्शन होते हैं, उत्पत्ति होने लगती है, तो उसमें बोल रहे हैं रूपम रूप्यते व्याधि अननेति रूपम, मतलब व्याधि के रूप अवस्था आ जाती है, तो उसको हम रूप अवस्था बोलते हैं। तदेव व्यक्तताम यातम रूपमित्यभिधीयते, मतलब सारे लक्षण व्यक्त होने लगते हैं तो उसको रूप संज्ञा दिया जाता है। संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति, इसके सिनोनिम्स क्या है, तो संस्थान बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, चिन्हम, ये सारे सिनोनिम्स है। अब इसी को बोल रहे हैं कि शोफ व्याधि होना, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, सर्वांग शोफ होना, अर्बुद व्याधि हो जाना, जैसे हम कैंसर बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर या कैंसरस मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो अर्बुद हो जाना, ग्रंथि हो जाना, फिर विद्रधि होना, विसर्प होना, ज्वर होना, अतिसार होना, ये सारे रोगों के लक्षण का व्यक्त हो जाना ही रोग है। इस अवस्था में चिकित्सा करना प्रथम क्रियाकाल, क्रियाकाल मतलब क्रिया मतलब चिकित्सा, काल मतलब टाइम, उस टाइम पे चिकित्सा करना क्रियाकाल कहलाता है। इसमें अगर हम लोग कर लेंगे तो आगे तक वो जाएगा नहीं, मतलब उससे कोई असाध्य अवस्था नहीं आएगी, तो इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरेटिकल भाग है।
बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। दूसरा मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने बार बार ये पढ़ा है कि कुपितानाम दोषाणाम शरीरे परिधावनम तथा कर्माणि, मतलब दोष अपने निश्चित मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्गों में गमन करता है तो वह कोप कहलाता है। इससे दोष अपने अपने लक्षणों को दिखलाने लगते हैं, शरीर में अस्वस्थावस्था आ जाती है, रोग उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार व्यान वायु की प्रेरणा से समस्त शरीर में रस का परिभ्रमण होता है, उसी प्रकार प्रकुपित हुए दोष समस्त शरीर में संचरण करते हुए धातु, अंग प्रत्यंग और इंद्रियों में वैगुण्यता उत्पन्न करते हैं। वैगुण्यता का मतलब है कि इम्बैलेंस करते हैं और उनमें विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि रेटाइनल डिटैचमेंट हो गया, रेटाइना में मैकुलर डिजनरेशन होने लगा, डायबिटिक रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होगा, क्योंकि वहां पे स्थान संचय ऐसा हुआ और दोष जो है आंखों में चले गए, इंद्रियों में वैगुण्यता उत्पन्न कर दिया। शरीर में संचार करने वाले कुपित दोषों का स्त्रोतो वैगुण्य के कारण अथवा स्ववैगुण्य के कारण, स्ववैगुण्य मतलब खुद में ही चेंजेस आ रहे हैं, या स्त्रोतस में वैगुण्यता आ रही है, स्त्रोतों में इम्बैलेंस कर रहे हैं, तो जहां पर अवस्थान हो जाता है ख वैगुण्यता के मिलने से वहां पे रोग उत्पन्न हो जाता है। जब अपने अपने प्रकोपक कारणों से दोषों और धातुओं का प्रकोप होता है परंतु स्त्रोतों की दृष्टि नहीं होती है, तब दोष सर्वांग में फैलकर सर्वांग में रोग करते हैं, लेकिन उसमें रोग नहीं होता है, जनरल डिजीजेस होते हैं। और अगर वो स्थान संशय करके व्यक्त हो जाते हैं, और जैसे कुष्ठ में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी टेम्पररी कोट उत्कोट शीत पित्त टेम्पररी होता है, तो हम उसमें स्थान संशय एकदम ज्यादा हो गया ऐसा नहीं बोलते हैं, वहां पे थोड़ा प्रकोपित हुए, थोड़ा सा चिकित्सा किया, पेशेंट ठीक, थोड़ा विरेचन दे दिया, थोड़ा सरसों का तेल लगा दिया, नीम का तेल लगा दिया, ठीक हो गया। तो वहां पे पूरी तरह से वहां पे केवल दोष बिगड़े हुए रहते हैं, वहां पे थोड़ा सा चिकित्सा, या फिर अम्लपित्त हुआ है, थोड़ा सा रात्रि जागरण हुआ और रात को लेट खाया, सुबह अम्लपित्त हुआ, तो वहां पे दोषों का प्रकोप हुआ है, लेकिन वो दुष्टि नहीं हुई है, स्त्रोतस की पूरी ज्यादा दुष्टि नहीं हुई है, तो वहां पे हम लोग चिकित्सा करते हैं, जनरल डिजीज होता है, जनरल सिम्टम्स होते हैं, ठीक कर देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। आगे बता रहे हैं कि यदि प्रकुपित दोष और धातुओं के प्रभाव से दो स्त्रोतस भी दूषित हो जाते हैं, तो जहां जहां किसी विशेष स्त्रोतस की दृष्टि की स्त्रोतस में दुष्टि होती है या विकृति आती है, वहां से आगे दोष धातु आदि का संचार पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो दोषादि जो है वहीं पर अटक जाते हैं, दोष वहीं पे अटक जाते हैं। परिणाम तो जहां वो अटकेंगे वहां एकांग में या एक देश में रोग होते हैं, तो लोकल डिजीज एकांग रोग बोलते हैं। स्त्रोतों की दृष्टि से एक देश में दोषों के अटक जाने से दोषों का स्थान संशय कहते हैं। और स्थान संशय है वो ख वैगुण्यता की वजह से आ रहा है, ख वैगुण्यता मतलब आकाश जो है वो कम या ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। यह ज्ञातव्य है कि वातादि दोष वहन करने वाली सिराएं तद्दत दोष स्थान में ही होती हैं, परंतु दोष सर्व शरीर व्यापी होते हैं, और इसलिए अन्य स्थानगत दोष में अन्य दोष व सिराओं में रहते हैं। वस्तुतः वातादि दोषों का कार्य सिराओं के द्वारा ही होता है, इसको जानना चाहिए। सुषुप्त शारीर स्थान में क्या बता रहे हैं, सुषुप्त शारीर स्थान 7वां चैप्टर में 8, 10, 12, 14 ये श्लोक बता रहे हैं कि यदा तु कुपितो वायु स्वाहा सिराहा प्रतिपद्यते, मतलब वायु प्रकुपित हो गया और सिराओं में जा रहे, तदा अस्य विविधा रोगा जायन्ते वात संभवा, फिर वायु जो है सिराओं से जाकर विविध रोग करते हैं, तो वह वायु के रोग ऐसे कहलाते हैं। यदा प्रकुपितम पित्तम सेवते स्ववहा सिराहा तदा अस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्त संभवा, जब पित्त प्रकुपित होता है और अपने अपने सिराओं से जाकर पूरा शरीर में सर्कुलेट होने लगती हैं, तो अलग अलग पित्त के रोगों को करती हैं। यदा तु कुपिता श्लेष्मा स्वाहा सिरा प्रतिपद्यते तदा अस्य विविधा रोगा जायन्ते श्लेष्म संभवा, मतलब जब कफ प्रकुपित होता है तो अपनी सिराओं से जाके वह पूरे शरीर में फैल जाता है और अलग अलग रोग करता है, और वो कफज रोग कहलाता है। यदा तु कुपितम रक्तम सेवते स्ववहा सिराहा तदा अस्य विविधा रोगा जायन्ते रक्त संभवा, मतलब जब रक्त दूषित हो जाता है, रक्त कुपित हो जाता है, तो अपने सिराओं से वहन करते हुए फिर उसके बाद में विविध रोगों को उत्पन्न कर देता है, उसको रक्तज रोग कहा जाता है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि न ही वातम सिरा कश्चिन केवलम पित्तम केवलम तथा श्लेष्मणम वहन्य अतः सर्वहा स्मृता प्रदुष्टानाम हि दोषानाम मूर्छितानाम प्रधावताम ध्रुवन मुर्मार्ग गमनमतः सर्वहा स्मृता, मतलब यह है कि वातादि दोष वहन होने वाली सिराओं
सिराएं जो हैं, वात को वहन करने वाली सिराएं, पित्त को वहन करने वाली सिराएं, कफ को ये हमारे समझ के लिए हमने ये बोला है कि वात को वहन करने वाली सिराएं, पित्त को वहन करने वाली सिराएं, कफ को वहन करने वाली सिराएं। तो ये सिराएं जो है रहती हैं तद्दत दोषों में जाती हैं, और लेकिन दोष सर्व शरीर व्यापी होते हैं, इसलिए अन्य स्थान का दोष अन्य दोष व सिराओं में रहते हैं, इसलिए वातादि दोषों का कार्य सिराओं के द्वारा ही होता है, ऐसे इन्होंने बताया है। अभी आप लोग को कुछ बताना है तो बताइए। दूसरा एक और बता रहे हैं कि व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपणोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्त्रम देह विक्षिप्यन्ते सदा विक्षिप्यमाण ख वैगुण्य रस सज्जति यत्र सह तस्मिन् विकारम कुरुते खे वर्षमेव तो यथा दोषाणामपि चैव स्यादेक देश प्रकोपणम। अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3rd चैप्टर में 68 से 70 नंबर का श्लोक है। इसका मतलब ये है कि व्यान वायु की वजह से व्यान वायु जो है रस धातु को पूरा शरीर में विक्षेपण करता है, पूरी तरह से ऐसे विक्षेपित करता है। युगपद सर्वतो अस्त्रजम, साथ में रक्त को भी विक्षेपित करता है। युगपद सर्वतो अजस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा, मतलब रस को भी करता है, रक्त को भी करता है। क्षिप्यमाणम ख वैगुण्यात् रसा सज्जति यत्र सा, जब वो फेंकता है, विक्षेपित करता है, तो जहां पर ख वैगुण्यात्, जहां पर ख वैगुण्यता आ जाती है, वहां पे ये रस के साथ जो दोष है, मतलब वात पित्त कफ, ये अगर दूषित है, तस्मिन् विकारम कुरुते, तब विकारों की उत्पत्ति होती है। तस्मिन् विकारम कुरुते, तब विकारों को करता है। वर्ष में वो तो यथा, जिस तरह से बादल से बारिश आता है, वर्षा होती है, उसी तरह से जब ये विक्षेपित कर रहे हैं, तो जहां पर दोष प्रकुपितों के रस और रक्त से मिलके जहां पर भी ख वैगुण्यता होगी, वहां पर वो व्याधि उत्पन्न करेगा। दोषाणाम अपि चैव स्यादेक देश प्रकोपणम, मतलब दोष भी प्रकुपित हो जाते हैं और ये रस और रक्त के साथ विक्षेपित होते हैं पूरे बॉडी में, जैसे से बारिश हो रही है, बादल से बारिश हो रही है, उसी तरह से एक देश में या सर्व देश में, सर्वांग में ये प्रकुपित होकर व्याधि को करते हैं। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग ख वैगुण्यात् व्याधि ही तत्रोपजायते। सुश्रुत सूत्र स्थान 24 चैप्टर में 10th नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि दोष प्रकुपित हो जाते हैं। कुपितानाम मतलब दोषों का प्रकोप होता है, यहाँ पे षष्ठी बहुवचन है। कुपितानाम ही दोषाणाम, षष्ठी बहुवचन, दोषों का, कुपित हुए दोषों का। शरीरे परिधावतम, शरीर में गमन करते हुए। यत्र संग ख वैगुण्यात्, वहां पे संग होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। कैसे होता है? तो ख वैगुण्यात्, आकाश जो है वह कम या ज्यादा हो जाएगा। ख वैगुण्यता जहां पर आ जाएगी, इम्बैलेंस होगा आकाश का। व्याधि ही तत्रोपजायते, व्याधि वहां पे उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में चरक विमान स्थान का एक श्लोक बहुत अच्छा है, 5th चैप्टर में 23 नंबर का श्लोक। आहारश्च विहारश्च यह स्यात् दोष गुणैः समः धातु भी विगुणश्चापि स्त्रोतसाम स प्रदूषकः। मतलब आहार से, विहार से, हम लोग खट्टा खा रहे हैं बहुत ज्यादा, हम लोग मिर्ची वाला चीज खा रहे हैं बहुत ज्यादा, हम लोग ठंडा चीज, फ्रिज का पदार्थ खा रहे हैं, ये आहार से हो गया। विहार से हो गया कि रात्रि जागरण कर रहे हैं, दिवा स्वाप कर रहे हैं, वेगों का धारण कर रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, या गर्म जगह पे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, डेजर्ट में जा रहे हैं, या फिर हम लोग ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं और कपड़े से अंग को ढक नहीं रहे हैं, या फिर पैदल चल रहे हैं और बिना चप्पल के चल रहे हैं, ये विहारात्मक अगर हो रहा है। यह स्यात् दोष गुण ही समः, जो भी दोष है उनके जो गुण हैं उससे ये अंशांश कल्पना से दोष प्रकुपित हो जाते हैं आहार विहार से। धातु भी विगुणश्चापि, धातुओं को फिर ये विगुणता करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं। स्त्रोतसाम स प्रदूषक, फिर स्त्रोतसों की भी दुष्टि करते हैं, दोष स्त्रोतस को खराब करते हैं। जैसे कि किसी नाली में गंदा पानी आ रहा है, नाली में गंदा पानी आ रहा है, तो वो पीने का जो नदी है या फिर पीने का स्तोत्र है, उधर लीक हो जाएगा, उधर फिर वो पूरा पानी को खराब कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोष जो है वह प्रकुपित होके अच्छे जो धातु हैं, स्त्रोतस हैं, उनको दुष्ट करके और फिर व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। जी, अभी मैं बोल बोल के थक गया, मुझे और भी बोलना है, आप लोग थोड़ा बोलिए तब तक। मैं कंटिन्यू बोलते बोलते थक गया। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर आकांक्षा मैम, कंचन मैम, श्वेता मैम, शशि मैम, कुछ बोलिए आप लोग भी,
थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए, फिर मैं फिर बोलता हूँ। विनीता मैम कुछ बोलिए आप लोग। विनीता चौहान मैम, एक मिनट, एक बार अनम्यूट करके देखिए, हो पा रही है? हाँ विनीता प्रणाम मैम सर। बोलिए। हाँ कुछ भी बोलिए आप, इसमें ये मत सोचिए कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, बोलिए बोलिए बस। जी सर। सर ख बैगुण का मतलब मेरा वही वाला एग्जाम्पल था जो बिगड़े वाले बच्चे का है। हाँ मतलब बताइए। पहले तो बताइए। संचय होता है। संचय मतलब एक शैतान बच्चा है, वो अपनी क्लास तक ही सीमित है, उसको समझाया जाता है, वो नहीं समझता है। उसके बाद प्रकोप होता है, मतलब वो और बढ़ जाता है, तो वो क्लास तक ही उसकी एक्टिविटी रहती है, वो प्रकोप है। ठीक है सर। फिर प्रसर, प्रसर में क्या होता है, वो अब क्लास छोड़ के, अब उसका गुस्सा बढ़ गया, शैतानी बढ़ गई, क्लास छोड़ के वो दूसरे इधर उधर भटकने लगता है, देखने लगता है कि कहाँ मैं गड़बड़ी करूं, कहाँ शैतानी करूं, खुरापात उसके मन की बढ़ गई है। तो फिर वो जाता है एक सुधरे वाले बच्चे के पास। सुधरे वाले बच्चे के पास, तो सर मतलब बिगड़े बच्चे हर किसी को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सारे नहीं बिगड़ते हैं। बिगड़ता कौन है? जिसका माइंड स्टेबल नहीं होता है। तो मतलब जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, मतलब ख बैगुने है जहाँ पे, तो वही बच्चा बिगड़ पाएगा। ये हो गया स्थान संचय। जी इसके बाद दोनों मिलके फिर रोग उत्पन्न करते हैं, दोनों मिलके खुरापात करते हैं, तो वो हो गई व्यक्त अवस्था। जी। फिर उनका जब और ज्यादा बढ़ जाती है शैतानी, तो वो होती है भेद अवस्था, उसमें उपद्रव बहुत ज्यादा होने लगते हैं। या फिर व्याधि के हिसाब से, जैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, वात पित्तज है, सन्निपातज है, इस तरह के वो लक्षण पता चल जाते हैं। मतलब व्याधि हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं कि किससे किस तरह की व्याधि है। या फिर उसके जो उपद्रव होते हैं, जैसे का श्वास का राजयक्ष्मा है, इस तरह से। तो ये सब होता है सर। तो हर एक स्टेप होता है क्रियाकाल, चिकित्सा का अवसर। जैसे संचय जब होता है, तो संचय दो तरह का होता है। एक तो नेचुरल होता है, स्वाभाविक, जो ऋतु के हिसाब से, अवस्था के भेद से होता है। तो वो जैसे वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में वात का होता है, इस ये संचय होता है। फिर प्रकोप एक होता है उससे जब हम मिथ्या आहार विहार करते हैं, प्रज्ञा अपराध और असात्म इंद्रिय से। फिर प्रकोप होता है। प्रकोप भी दो तरह का होता है, एक स्वाभाविक और एक मतलब मिथ्या आहार विहार प्रज्ञा अपराध, इससे। फिर संचय में क्या होता है सर, जो संचय में ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। जो स्वाभाविक होता है, उसमें शोधन किया जाता है, जो हम मतलब नॉर्मल स्वस्थ वृत्त के हिसाब से हर ऋतु में शोधन, जैसे वर्षा ऋतु में वस्ती का है, वसंत में वमन का है, और शरद में पित्त का है। तो इस तरह से दोषों का निर्हरण करना चाहिए। लेकिन हम इसमें चिकित्सा अगर करते हैं, तो चिकित्सा हम शमन की करते हैं, क्योंकि तब तक थोड़ा सा ही दोषों का प्रकोप हुआ रहता है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक बिगड़े बच्चे को हम समझा बुझा के शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो शांत नहीं होता है, प्रकोप अवस्था में चला जाता है, तब हम उसमें संशोधन चिकित्सा करते हैं। जी बहुत अच्छा बोला आपने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ख वैगुण्यता का एग्जांपल सबसे अच्छा है। क्या होता है, आप लोगों ने दीवार मूवी देखा होगा। दीवार मूवी में वो जो माँ रहती है, उसके दो बच्चे होते हैं, एक अमिताभ बच्चन होता है और एक शशि कपूर होता है। तो उन पे बहुत ऐसे अत्याचार होते हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। और अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया जाता है कि मेरा बाप चोर है। तो उसके माइंड में इतना क्रोध रहता है, क्रोध, उसको आक्रोश रहता है। परिस्थिति तो दोनों बच्चों के लिए सेम ही है, माँ भी सेम है, और फिर शशि कपूर के लिए भी गरीबी है, इसके लिए भी गरीबी है। लेकिन एक ये बन जाता है, स्मगलर बन जाता है, और एक पुलिस बन जाता है। तो ऐसे ही है कि ख वैगुण्यता, उसके माइंड में ख वैगुण्यता आई, गुस्सा आया, क्रोध आया, तो वो बदला लेना चाहा कि जिसने जिसने मुझे ऐसे कराया, मैं उसको ऐसा सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। इसी तरह से और भी मूवीज आती हैं। एक संजय दत्त की आई वास्तव मूवी आई, एक चांदनी बार एक मूवी है। उसमें चांदनी बार में तब्बू के जो बच्चे होते हैं, एक डांस बार बन जाती है, डांस बार में वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, बार बाला बन जाती है, और एक उसका बेटा जो होता है वो वैसे ही बन जाता है जैसे उसका पति था। यहाँ पे ख वैगुण्यता जो है ना,
ख वैगुण्यता का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम लोगों ने अगर अच्छा सा दिनचर्या का पालन किया, रात्रिचर्या का पालन किया, ऋतुचर्या का पालन किया, तो ख वैगुण्यता आएगी नहीं। और अगर आ भी रही है ख वैगुण्यता, तो वो हम लोग सद्वृत्त का, स्वस्थ वृत्त का पालन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ख वैगुण्यता आ रही है और फिर मिथ्याहार विहार करा जा रहा है, तो फिर वहां पे तो व्याधि होने वाला है, जरूर होगा। और फिर व्याधि हो गया तो हम पहचान के उसकी चिकित्सा करें तो ठीक हो जाएगा। अगर वो चिकित्सा करने के बाद भी मिथ्याहार विहार करेगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा, फिर वो बढ़ते जाएगा, ऐसा बताया। डॉक्टर मीनल मैम, आप कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। और प्रणाम सर सर। जैसे हाँ बोलिए। बोलिए मैम। नहीं मैम, आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोलिए मिलिए मैम। मैं सर मेरा ये एक मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से जैसे हम देखते हैं कि जहाँ भी बात व्याधि होती है पेशेंट्स को, और उनमें अगर मलाष्टम मिलता है तो मलाष्टम के कारण उनको वायु की वृद्धि होती है, अपान वायु का उनका जो वातान जो है वायु वो प्रॉपर अनुलोमित नहीं हो पाती है, तो उनको हमेशा उसी पॉइंट पे जहाँ पर कि उनका ख वैगुण्य है, जहाँ पर कि उनकी डिजीज एरिया है, या तो वो संधिवात के लिए चाहे उनकी नी जॉइंट्स हो, या फिर अगर उनको लंबर में कोई प्रॉब्लम है, पीठ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो व्याधि उस टाइम पे ज्यादा एग्रीवेट होती है और वो लक्षण उस टाइम पे ज्यादा दिखते हैं। तो इसको हम यही समझ सकते हैं कि दोष की वृद्धि हुई बॉडी के अंदर, और उसके बाद जो उसका वीक पॉइंट था जहां पर ख वैगुण्य था, वहां जाके उसने स्थान संचय करके और रोग को बढ़ाया। क्या ये इसी का एक एग्जाम्पल है? बराबर। और अभी वो डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर हैं क्या, उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था। वीरेंद्र मोहन सर ने बोला कि साइकिल का ट्यूब जहाँ पे वीक होता है वहीं पर ही फटता है, वैसे ख वैगुण्यता भी वहीं पर है, ऐसे ही होता है। जहां पर भी ऐसे पहले से कुछ ना कुछ ऐसे वीकनेस रहता है, वहीं पे संग होता है, वहीं ख वैगुण्यता होती है, वहां पे संग होता है और फिर वहीं व्याधि। पर रोग प्रकट होता है, वो रोग के जो एग्रीवेटेड लक्षण है वो हमें उसी जगह पर नजर आते हैं। हाँ। मैम जैसे अभी आपने बोला ना, कि वात व्याधि में जैसे हमको स्तंभ ये लक्षण अगर मिलता है, तो पहले स्टिफनेस कहीं ना कहीं हमको उस पेशेंट में दिखती है, उसके बाद वो होता है। क्योंकि जो धातुएं लास्ट में कही गई हैं, कहीं ना कहीं अस्थि धातु तक उस का प्रकोप होने के लिए, वो अगर हम उसका चैनल देखेंगे तो ये जो रस रक्त मांस से अगर शुरू होता है, तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र तो फिर नहीं आता है इसमें, लेकिन हम अस्थि, जैसे वातवह स्रोतस अस्थि वह स्रोतस संस्थान की व्याधि है, तो यहाँ पे अस्थि चैनल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो एक मेन रास्ता यहाँ पे एक आता है। क्यों? क्योंकि जो वायु के लक्षण होते हैं, क्योंकि वायु के लक्षण हम देख नहीं सकते हैं, उसके कार्य पे ही हम ये साबित कर सकते हैं कि यहाँ पे वायु की दृष्टि है। ठीक है, जब उसका कार्य होगा, तो वायु का जब कार्य हमको दिखता है, चाहे वो रुक्षता है चाहे वो स्तंभ है, ठीक है, तो ये मांसवाह स्रोतस पे जब हमको दिखता है, तो जैसे आपने बोला कि पेशेंट में जैसे मलावष्टम वगैरह होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वायु का प्रकोप मांसवाह स्रोतस में जाके, और अगर मांसवाह स्रोतस से भी जब वो आगे बढ़ेगा, तो वो मेदवाह स्रोतस का जो वो स्नेहांश होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद मेद के बाद फिर वो अस्थिवह स्रोतस, फिर वो अस्थिवह स्रोतस में जब जाएगा, तो वहां का भी स्नेहांश जो है उसके अंदर की मज्जा को भी वो खींचने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से वो चैनल धीरे धीरे वात का जो प्रकोप है वो अस्थि व स्रोतस तक चैनल अपने आप को पहुंचा लेगा। तो इस तरीके से मतलब वो अपने आप को प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट हमको लक्षण नहीं है, लेकिन उसका कार्य हमको रुक्षता के कारण ही दिखता है। तो अगर स्तंभ में ये लक्षण दिखा, या रुक्षता ये लक्षण मिली, या मलावस्था में ये लक्षण मिला, तो हमको इसको वात का पूर्वा रूप अवस्था समझ के हमको ये समझना चाहिए कि वात व्याधि ये आगे करने वाला है। तो जैसे आपने बोला, मलाक्षण एक बहुत ही अच्छा एक ये पॉइंट है ये समझने के लिए, कहीं ना कहीं आगे उस पेशेंट में जाके ये प्रकोप कर सकता है वायु का। बिल्कुल। और ऐसे पेशेंट्स में ये भी दिखता है कि जैसे जिनको हाइपर एसिडिटी, जो अम्ल पित्त का रहता है, अम्ल पित्त है, उनको बहुत ज्यादा वायु की मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा रहती है, उन लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा ही ये पेन्स की डिजीज मतलब होती है, वो बहुत ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि उनका जब पाचन सही नहीं होता, रस अपना सही नहीं बन रहा है, उसके बाद रक्त धातुओं का क्षय तो होता ही होता है, उसके अलावा जो वायु का फॉर्मेशन होता है वो चीज उनके वायु रोगों को बढ़ाती है। कोई अगर
नेक की भी स्टिफनेस है, तो वो भी, और हेडेक तो होता ही है, बहुत पेशेंट्स को ये होता है कि वायु बन रही है पेट में और उनको वो सिर तक चढ़ रही है, मैडम सिर में दर्द रहता है बहुत, और कारण कहाँ है उसका, आपके पेट में। तो ये सब चीजें मतलब हमें मतलब कोरिलेट करनी पड़ती हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है और एक प्रकट कहाँ पर हो रहा है। यस मैम, आप ये बिल्कुल सही करें, क्योंकि पांचभौतिक में भी ये जो मतलब ये हमारे जो भी ये बताए गए हैं, सॉरी आई एम, जो हमारे हाँ, जो 13 वेग बताए गए, हाँ जो 13 हाँ, वेग बताए गए ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए भी बताया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इन वेगों के अवरोध से वो उस धातु तक कहीं ना कहीं जाके और वहां पे लक्षण करते हैं। तो इसलिए अलग अलग जो वेगावरोध हैं, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो अश्रु वेग हो, चाहे वो तृष्णा वेग हो, चाहे फिर वो मला वेग हो, चाहे वो मुद्रा वेग हो, तो वो कहीं ना कहीं ये अपान वायु के क्षेत्र को दूषित करके और उत्तरोत्तर फिर धातुओं को दूषित करके फिर लक्षण दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वेगावरोध होके भी यहाँ पे बहुत सारे लक्षण हमको अलग अलग तरीके के वेग को देखने के लिए मिलते हैं लक्षण। जी। और दूसरा, नमस्कार हाँ सर आप बोलिए सर। सर, दोष का कौन सा गुण इफेक्टेड है, वो बड़ा है और इसके लिए दृष्टि हो रहा है, वो हेतु के अलावा और क्या पैरामीटर है, कैसे हम दोष को तो इससे डायग्नोसिस देखते हैं कि जैसे वायु का रुक्ष गुण, वायु का लघु गुण, वायु का शीत गुण, वायु का खर गुण, वायु का, और भी उन्होंने और बोला है, ग्रंथकारों ने बोला है कि कठिन गुण वायु का, कठिनता जाती है, सूक्ष्म गुण, चल गुण, सुशीर गुण, ये वायु को प्रकोप करते हैं और वायु के यही गुण प्रकोपित हो जाते हैं। पित्त का अगर हम लोग देखेंगे, पित्त के कौन कौन से हैं, तो पित्त का एक मिनट रुके, मैं ये चरक संहिता में देख के बता रहा हूं। पित्त का उष्ण गुण, पित्त का तीक्ष्ण गुण, पित्त का द्रव गुण, पित्त का सर गुण, ये सब अगर प्रकोपित हो जाते हैं तो फिर व्याधि को उत्पन्न करने लगते हैं, ये अंशांश कल्पना से। कफ का अगर हम लोग देखेंगे तो कफ के कौन कौन से गुण होते हैं, तो कफ का गुरु, कफ का शीत गुण, कफ का मृदु, स्निग्ध, ये गुण जो रहता है ये सब विकृत हो जाता है और उसके वजह से व्याधि होने लगता है। सर मेरा जो क्वेश्चन है कि हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि कौन सा गुण का बढ़ा हुआ, तो आप करिए ना, जैसे कि स्तंभ हो गया बहुत ज्यादा, तो उसमें कौन सा है, शीत गुण बढ़ गया है बहुत ज्यादा, शीत गुण और रुक्षता बढ़ गई है, स्टिफनेस आ गई है। कभी कभी जैसे पार्किंसन में शिवरिंग होती है तो वायु का चल गुण बढ़ गया है। चल गुण सर। अभी जैसे अम्ल पित्त में हम लोग देखते हैं कि दो टाइप के अम्ल पित्त होते हैं, एक अम्ल धर्मी, एक क्षार धर्मी। तो अम्ल धर्मी में हुरलास होता है क्योंकि द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, पृथ्वी और जल बढ़ा है तो उसमें हुरलास होता है, छर्दी होती है, उल्टी आती है, ऐसा होता है। और दूसरा होता है कि क्षारता जब बढ़ती है तो क्या होता है कि उरोदाह, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ने से बर्निंग होता है बहुत ज्यादा, बर्निंग होगा सर। हाँ, तो ये कौन सा गुण बढ़ा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। थैंक यू सर। इसमें पर्टिकुलर गुण को बैलेंस करने के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स हाँ, होनी जैसे चाहिए। कि रूक्ष गुण बढ़ा है तो हम बस्ती देते हैं, स्नेहन करते हैं, वैसे ही करते हैं। मैं अभी कल वो यूएसए की मैम आई थी, आप लोग थे कि नहीं थे, मिनल मैम नहीं थी, वो यूएसए की मैम को ना लैक्सेटिव दे दे के रफेज खा के इतना ये हो गया है, लेकिन उनको किसी ने स्नेहन नहीं कराया, ऊपर से कटी, उनको बैक पेन हो रहा था, लंबर पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उनको कटी बस्ती दे रहे थे, लेकिन कटी बस्ती 3 महीने करने के बाद भी उतना रिलीफ नहीं मिल रहा था। उनका हेतु निकाला तो हेतु मिला कि वो मतलब बहुत ज्यादा उनको रुक्ष आहार ले रही हैं। रुक्ष आहार ले रही हैं इतने दिनों से, और उनका एंग्जाइटी भी हो रहा था, बोलते बोलते रोने लग जैसा हो रही थी, इरिटेशन हो रहा था। तो मैंने इसलिए उनको कहा कि तक्र लीजिए और घी का सेवन करें दीपन पाचन करके। सर अगर हम तक्र का सेवन के लिए मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि हमें अगर कहीं पर वेट लॉस कराना है पेशेंट का, तो हम वहां पर तक्र रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं? उसमें भी तक्र ग्रहणी रोग में देखें तो 2 तरह का तक्र होता है ना, स्नेह युक्त मक्खन वाला और बिना मक्खन वाला। जहाँ पे हाँ। रुक्षता है तो वहां पे मक्खन वाला लेते हैं, बिना मक्खन वाला जहाँ पे तक्र खुद ही रुक्ष होता है तो मक्खन हाँ। निकाल दीजिए तो वो वेट लॉस कर देगा। मतलब मक्खन निकाल के हम वहां पर 4 गुने वो जो पानी जल के संग जो बना के दे सकते हैं उस हाँ, पेशेंट कपच ग्रहणी में रुक्ष तक्र देते हैं को। बिना मक्खन वाला। जी,
तो और जो वेगावरोध का जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल आयुर्वेद साइंस बताता है और कहीं पर भी नहीं है। बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस अंजना मैम भी देखती होंगी, वहां पे पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, ये टीबी हो जाता है, मतलब यूट्रस का टीबी हो जाता है, वो सब वायु की वजह से ही होता है वहां पे। वो तो जितने बेग है जिसका भी हम धारण कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बात का ही प्रकोप होता है। हाँ, वो वेग वायु के वजह से, वायु का ही काम है। हाँ, वायु को आपने इम्बैलेंस किया तो वो शैतान बच्चा है, शैतानी करेगा। अगर आपने उसको अच्छे से रखा तो वो अच्छा काम करेगा। राइट। सर आजकल जैसे हम लोग डिफरेंट ये जो डाइट के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, ये भी अगर हम देखते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं वायु का प्रकोप ही कर रहे हैं बॉडी में, स्प्राउटेड क्योंकि चीजें खाना कीटो सुबह डाइट, हाँ, जी सर, स्प्राउटेड चीजें खाना, कीटो डाइट आजकल नहीं आई है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं शरीर में खर वैगन उत्पन्न होकर फिर वो व्याधि कहीं ना कहीं इवन किडनी तक भी पेशेंट रिवर्ट हो रहे हैं ऐसी अलग अलग तरह की डाइट्स फॉलो करके। जी। आकांक्षा मैम, इसी बारे में एक बात की, प्रोटीन शेक जो आजकल बहुत कॉमनली बहुत ज्यादा ही यूज होने लगे हैं वेट लॉस के लिए, वो लेटर ऑन हमारी किडनी पे इफेक्ट डालते ही होंगे ना, क्योंकि इतना ज्यादा वो दिन में होते हैं एक ना, बार इसीलिए दो तो बार इसीलिए प्रोटीन। तो वो शोएब अख्तर है, वो जिसको रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते थे, तो वो क्या करता था कि 2 बॉल डाल के आता था, 1 ओवर डाल के आता था, और उसके बाद में उसको सांस फूलता था तो पंप लेता था। बॉडी दिखने में अच्छा, लेकिन उसको अस्थमा की तकलीफ थी। हाँ वायु सर, का तो प्रकोप तो होगा। मतलब बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है आजकल ये कीटो डाइट, और उसके अलावा फिर ये प्रोटीन शेक्स लेकर वेट लॉस करना। यस मैम, सारे वेट हॉस्पिटल लॉस, भरे, ऑर्थोपेडिक जी सर। डॉक्टर्स के हॉस्पिटल कितने भरे रहते हैं, फुल रहते हैं ओपीडी। सर ऑर्थोपेडिक और ये संप्राप्ति आगे जाके कहाँ लैंड करी है ये पेशेंट को भी नहीं पता होता है, और अगर फिर हिस्ट्री ले जाती है तो उसमें पता चलता है कि ऐसी कोई डाइट पे पेशेंट था। तो ये भी बहुत आजकल ये हो गया है सर। कई बार किडनी के कुछ जो पेशेंट्स आते हैं उसमें पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे फ्यूचर में ऐसी कई डाइट ली गई थी, तो ऐसे भी पेशेंट सर कभी कभी मिलते हैं। ऐसे सब मिलते हैं, ज्यादातर जितने पेशेंट होते हैं सब में यही रहता है, हेतु यही है सब। मैम ग्रहणी के भी बहुत पेशेंट मिलते हैं, मैक्सिमम लोगों में ग्रहणी दृष्टि मिलती है ये सब यस डाइट मैम, लेने से। कॉमन हो गया है। बहुत बिल्कुल कॉमन हो मैम। गया मैम। और हम बोलते हैं ना ये मत खाओ वो मत खाओ, तो उनको गुस्सा आता है कि रफेज खाने के लिए तो बोला ही गया है, आप रफेज बंद कर रहे हैं। सर यस सर, फॉलो अप ही ग्रीन छोड़ देते हैं इस चक्कर में कि बहुत परहेज बताते हैं। नहीं, परहेज बताते हैं मैम। और मतलब अभी मैंने एक पेशेंट देखी, उसमें वो इतनी शॉक थी क्योंकि उसके जो भी डॉक्टर के पास वो गई थी, वो इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, जो जो चीजें मैंने उसको अपथ्य बताई वो सारी पथ्यकर के रूप में उसको डॉक्टर ने बताई थी। तो बोले कि मैम ये कैसे पॉसिबल है कि उस फील्ड में हम लोग ये सारी चीजें डॉक्टर ने हमको खानी बोली और आप बोल रही ये सारी चीजें आपकी बॉडी में बात को बढ़ा रही है, जिसके कारण मे बी इनफर्टिलिटी कैन बी अ रीजन। तो कई पेशेंट तो उस डिलेमा में पड़ जाते हैं कि भाई उधर सुने कि इधर सुने। जी मैम, मेरा भी सेम केस था पित्तज ग्रहणी का। उसको खाने में बताया गया था चीला जो बेसन का होता है और स्प्राउटेड, यही सब बताया गया था। उसको इतनी एसिडिटी हो रही थी कि उसके मतलब पूरा बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही थी। वो रोज कुंजल भी करती थी तो भी उसको मतलब रिलैक्स नहीं हो रहा था। वो वेट लॉस के लिए उसने ये सब डाइट ले रखी थी, दही खाती थी। मैंने कहा ये सब पहले बंद करो फिर जाके ठीक हो पाओगी। बिल्कुल मैम। जी, आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम। हाँ। मेरे पास भी एक पेशेंट थी पीसीओडी की सर, तो उनको है मैम ना कैसी हैं आप? मैम आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक हूँ मैम। ओके मैम। तो पीसीओडी की पेशेंट थी वो, उनको फर्स्ट डिलीवरी के बाद ना उनका वेट गेन काफी हो गया था। तो किसी ने उनको बताया कि आप जिम वगैरह ज्वाइन कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो अभी तो उनका बेटा 10 साल का है, तो उन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है 2-3 साल से। तो जिम इंस्ट्रक्टर ने उनको प्रोटीन डाइट पे डाल के रखा है। तो मैंने बताया बहन ऐसा मत करो, प्रोटीन डाइट ले रही हो तो उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा फैट तो जाना चाहिए। तो बोले कि नहीं, अगर मैं जिम छोड़ दूंगी या फिर ये सब नहीं लूंगी ना तो मेरा मतलब पीसीओडी तो कंट्रोल के बाहर हो जाता है और मेरा वेट भी कंट्रोल के बाहर चला जाता है। मतलब ये लोग जिम इंस्ट्रक्टर भी इतना इम्पैक्ट करते हैं ना उनके ऊपर, नहीं आपको ये लेना ही है, आपको ये प्रोटीन शेक लेना ही है, आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, तो उससे ही आपका वेट कंट्रोल में होगा। तो ये सब पूरा मतलब मार्केटिंग चल रहा है सर अभी। मैम प्रोटीन का तो इतना बुरा हाल है कि मतलब कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतनी बिल्कुल ज्यादा बहुत प्रोटीन ही की जरूरत मुश्किल। नहीं है।
मैम सबकी एक तो सिटिंग जॉब है, मैक्सिमम लोगों की सिटिंग जॉब है, मुझे लगता है उसके लिए मतलब जितना हम दाल वाल खाते हैं इतना प्रोटीन सफिशिएंट है। सफिशिएंट फिजिकल है, हाँ, एक्सरसाइज और कोई पूरे चाहिए दिन नहीं बैठे इतना। रहेंगे, सिर्फ 1 घंटे का जिम करेंगे, फिर लगता है इन लोगों को हम कितना प्रोटीन खाएं, कितना प्रोटीन। मैंने कहा इतनी तो फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, उस 1 घंटे की जिम के लिए आप जो दाल वाल खाते हो उतना सफिशियंट है। लेकिन लोगों को समझ ही में नहीं आता है, लगता है कि बस प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, इतना प्रोटीन प्रोटीन नहीं, मैं उसके साथ जिम में भी जाती हूँ, तो वो उठाती है बंदी, खूब वेट वगैरह खूब उठाती है, 160 kg 120 kg तक वेट भी उठा लेती है। लेकिन मैं बोला अगर मसल स्टेर हो रहे हैं तो आप घर पे भी तो इतना कुछ इंटेक्ट कर ही सकते हो, उसके लिए आपको प्रोटीन शेक लेने की क्या जरूरत है। तो बोले कि नहीं, उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं करोगे तो आपके मसल्स टेयर हो जाएंगे, फिर स्लगिशनेस आ जाएगी, तो टाइटनेस के लिए भी चाहिए। अब लेडीज को तो आप जानती है मैडम, कुछ भी बोल दिया आपने बॉडी के बारे में तो फिर वो एकदम ही सेंसिटिव हो जाती है, फिर बोलेगी नहीं नहीं मेरे को तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरे को तो लेना ही है। तो ये सब पूरा चक्र चल रहा है जिसमें पीसीओडी उसका बढ़ रहा है, रेगुलर हो भी रहा है उसका पीरियड, और वापस से भी डिस्टर्ब हो रहा है। और ये उसका साइकिल पिछले 10-12 साल से चल रहा है, जब से उसका फर्स्ट बेबी हुआ है तब से। सर तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इनकेस अगर उनको आयुर्वेद का स्ट्रिक्टली बताना चाहिए कि आप हमारी बात मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आपकी मर्जी, हमारा ट्रीटमेंट फॉलो करना है। तो ये बात बढ़ाता है, एयर मॉलिक्यूल्स को बढ़ाता है, हमारा ट्रीटमेंट ऐसा है, आप ठीक होना चाहे, हम केवल बता सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी, मानना है नहीं मानना है। हमें अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना है, बात पिच कफ को पकड़ के आगे बढ़ना है। सर मैं तो ये कहती थी पुराने पहलवान थोड़ी ना प्रोटीन डाइट लेते थे, वो तो घी दूध ही हाँ वही तो, खाते इतना पीते घी थे, और इतना वो करते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होते थे। तो हनुमान जी ने प्रोटीन था। प्रोटीन शेक खाया था क्या? पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा के लेके आए। उनका ऐसे एग्जाम्पल दिया करिए, भीम जो है अपने, भीम ने प्रोटीन शेक खाया था क्या? सर उनको सब बता दिया, मैं बोला बहन आप थोड़ा सा घी बटर वगैरह भी खाया करो, कुछ नहीं होता है उससे, नारियल पानी पियो, नारियल की मलाई खाओ, उसमें भी बहुत सारा प्रोटीन और होता आप है उनको नेचुरल बोला फॉर्म करिए में। कि पहले राजाओं की राजकुमारियां होती थी इतनी सुंदर सुंदर, तो प्रोटीन शेक खाती थी क्या? ये नहीं कहती थी। दिखावे का दुनिया है ना सर, अभी दिखावे में अगर आप कुछ भी बोल दोगे ना पीसीओडी वो और लोग फाइब्राइड करेंगे। होते हैं तो इनफर्टिलिटी के लिए फिर मत परेशान हो, जो हो रहे हैं होने दो। हाँ तो उनको प्रॉब्लम है ही सर, उनका एक सन तो है ही 10 साल का, लेकिन फिर से वो लोग प्लान कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। सर काउंसलिंग भी हमारा टर्मिनोलॉजी यूज करके करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, जो पेशेंट मानते हैं ना उनकी इलाज करें, जो नहीं मानते हैं उन नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर हाँ जी शशि सर, मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरे को भी प्रॉब्लम आती है, एक्चुअल में दो चीजें आजकल बहुत ज्यादा फैल गई हैं। एक तो वेलनेस इंडस्ट्री जो आई है, जो एमएलएम वाली कंपनियां हैं, जैसे कभी कोई शायद ऑल नेचर क्योर की कैसे कुछ करके प्रोडक्ट है, तो उनके प्रोडक्ट लोग बड़े आराम से ले लेकर के खाते हैं और लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ खराब होती है। उसमें वो बोलेंगे कि ये शेक है, ये खा कर मतलब पी लो सुबह, ये कर लो तो आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ताकत बहुत रहेगी। जैसे हम लोग सिद्ध मकरध्वज वगैरह के फायदे बताएंगे, वो उस तरीके से उन सारी चीजों के फायदे बताते हैं और लोग खाते पीते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक तो ये चीज होती है। दूसरी बात है कि अभी मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट थे, तो वो मेरे पास जब योगा कर रहे थे तो 114 से 90 पर आए थे, पर उनको लग रहा था इधर की नहीं कुछ नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन करने के बाद 3 महीने के अंदर वो 127 पहुंच गए। अभी वो मेरे को कल मैसेज करते हैं कि मैं फिर से योगा करूंगा। हमने कहा नहीं भाई, ये बुद्धि किसने दिया आपको, आप वही करिए, आप वही सूट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि वहां जैसे 1 घंटे लोग खूब पसीना बहा लेते हैं तो ये सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत कर ली। अगर आप 23 आवर स्टेशनरी और 1 आवर काम करें तो उससे फिर वेट लॉस भी नहीं होता और बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जिम वाले भी एक चैलेंज बन जाते हैं हम लोग के लिए, मतलब कन्विंस करने के लिए। वहां का जो सिस्टम होता है, जैसे आजकल 17-18 साल के बच्चे भी जा जाकर वेट उठा रहे हैं कि हमें बॉडी बनानी है, हम प्रोटीन खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या डाइजेस्टिव फायर जो है जठराग्नि अच्छी नहीं है, हम एग खाएंगे। तो ये चीजें भी बहुत आ रही हैं और हम उनको समझा नहीं पाते कि लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी फेल हो जाएगी और या आप बहुत लोगों सारे। ने वो देखा है टीवी पे जो संजीव कपूर आते हैं, चेफ, जो खाना बनाना सिखाते हैं, खाना खजाना, सर उनके वो तो सारे एकदम जितने डिशेस विरुद्धाहार, रहते हैं सब विरुद्धाहार रहता है उनका, दूध एक और भी नमक डाल रेसिपी के ही में ऐसा बनाते हैं। नहीं है। वो इतना सारा दूध डालेंगे, दही डालेंगे और क्या क्या डालते हैं, सब विरुद्ध 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 खिलाते हैं।
वो तो सारा स्वाद वाला उनका हिसाब किताब है ना, उनको थोड़ी मतलब है कि कोई स्वस्थ रहे नहीं रहे। सब्जी सर में जितना भी, हेलो, हाँ जी, जितना होटल्स में हम लोग खाते हैं वो मैक्सिमम विरुद्ध आहार ही होता है। और फिर सभी उसके बाद सब्जियों बीमार में पड़ जाते क्रीम हैं। हाँ क्रीम डलता है, दूध डलता है सभी सब्जियों में, तो विरुद्धाहार ही होता है मैक्सिमम। जी, जिसमें हम शाही पनीर वगैरह जो रहती है उसमें सारा मलाई वलाई तो सब, दूध हाँ। डालते हैं सारा ग्रेवी में। और स्पेशली लो कैलोरीज करके उबलते हुए दूध और खीर में शहद डालते हैं, तो वो भी विरुद्ध तो आहार फिर ये मेल इनफर्टिलिटी भी कितना बढ़ रहा है, अजोस्पर्मिया और हाँ हाँ लिगोस्पर्मिया कितना बढ़ रहा है, जो लोग बाहर खाते हैं तो ऐसे ही होता है सब। हाँ, तो विरुद्ध आहार में है ही ना सर इसीलिए बंधुत्व। तो आईवीएफ सेंटर इतने सारे खुल रहे हैं ना, इतना ज्यादा सही, क्यों मार्केट है उनका। वही है सर। इसको तो मेडिकल माफिया ही बोलेंगे। ये पूरा मतलब एक विष चक्र की तरह अपने पूरे इंडिया के ऊपर छाया हुआ है। इसको होटल इंडस्ट्री से इन्वॉल्व कर लो, या फिर जैसे शशि मैम ने बताया, ये अपनी वेलनेस फूड इंडस्ट्री नई आई है, वो इन्वॉल्व कर लो। ये जिम वाले हैं और एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, ये 4-5 ऐसे मिलके पूरा माफिया जैसा चला रहे हैं। इंसान बीमार का बीमार रहे, उसी विष चक्र के अंदर से बाहर ना चाहते ही नहीं कि निकल लोग ठीक हों, स्वस्थ हों, राइट चाहते राइट। ही नहीं। और हम जैसे लोग अगर बोलते हैं कि होटल का नहीं खाना है और प्रोटीन शेक वगैरह नहीं लेना है या आयुर्वेदिक आहार विहार मतलब दिनचर्या का पालन करना है, तो हमको पागल गिनते हैं, बोलते हैं नहीं ये लोग तो कहाँ का पढ़ के आए हैं और क्या क्या परहेज और करवा रहे हैं। आजकल कैसे है, लोगों के पास पैसा बहुत है, हस्बैंड वाइफ आईटी में काम कर रहे हैं तो घर में खाना नहीं बनता है, बाहर ज्यादा खाते हैं, तो फिर पैसा भी तो है ना, लोगों के पास पैसा है और अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, वहां इलाज करें, वो अच्छे डॉक्टर हैं। ये जमाना है आजकल मार्केटिंग का। नहीं सर, और हमारे अगर आयुर्वेद वालों को भी थोड़ा है ना प्रोफेशनल होना पड़ेगा, थोड़ा मार्केटिंग स्किल्स वगैरह सीखना पड़ेगा। और जैसे वो लोग बॉटल में उतारते हैं ना, मैं तो लिटरली बोलती हूँ वो लोग बॉटल में उतारते हैं पेशेंट को, तो उसी प्रकार से हमको भी थोड़ा आना चाहिएगा कि कैसे अच्छी अच्छी बातें करके उनको, भले ही हम अपने अच्छे इरादे से ही समझा रहे हैं, उनके भले के लिए ही समझा रहे हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी हो, लेकिन थोड़ा हमें भी आना चाहिएगा अभी। जी, यस मैम, तो अभी मैं हम बता सीख तो रही हूँ, पाएंगे। बंदे ने जब जिम ज्वाइन किया तो बोलता है मैं आफ्टर 3 मंथ आपसे बात करूंगा। मेरी सोसाइटी का ही था, तो मैंने कहा ठीक है। जब 3 मंथ में ज्यादा हो गया, एक दिन मैंने खड़ा कर दिया वो अपनी वेइंग मशीन पर, अगर आपकी मशीन खराब होगी। फिर अभी होता है कि नहीं, फिर मेरे को अपने टाइम लगाता था कि नहीं मैं टाइम पर करूंगा, इस टाइम पर नहीं आऊंगा। अब मैंने बोला कि आपको इस टाइम पर आना पड़ेगा, तो बोलता है ओके। तो मतलब वही कहने का तो। है कि आयुर्वेद या योग वगैरह लोग नहीं करना चाहते हैं। लोगों को रहता है कि बस जहाँ पर हमें सब सबको कुछ खाने पीने की नहीं, आजादी हो। विरुद्ध आहार में तो बहुत अवेयरनेस हमको ही लाना पड़ेगा। क्विक और ये रिजल्ट सोनी चाहिए मैम कुछ सबको, बोलना क्विक। चाहती हैं, अंजना मैम की क्लासमेट हैं। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, मैं ये गुड कहना चाह इवनिंग। रही थी कि पेशेंट्स को पहले ना थोड़ा सा आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन देते हुए कि हम लोग जो है पंचभूत से ही बने हैं, दिस खाना इज फ्रॉम पंचभूत, ये सब का इम्बैलेंस होता है तभी डिजीज होती है। ऐसे ही इन्फ्लुएंस अगर हम पेशेंट को कर पाए, उसको एजुकेट कर पाए कि हम कहाँ से शुरू हुए, हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बार उनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जो खा रहे हैं उसी से बन रहे हैं, और वो बैलेंस अगर हम क्रिएट करने की कोशिश करें तो हमारा हेल्थ मेंटेनेंस में जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस अगर हम पेशेंट के अंदर इवॉल्व कर दें या बना दें, तो मेरे ख्याल से वो एक फेथ डेवलप होता है। जब वो फेथ डेवलप होता है तब वो हमारी बात को समझ पाते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इस समय एक्चुअली जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे ऊपर बहुत हावी हो गया है। हमको अपनी जो बातें हैं समझाने में बहुत समय लगता है, बट धीरे धीरे पेशेंट को बोल बोल के वो बातें समझ में आने लगती है। एक बार रिजल्ट उनको मिलने लगता है तो उनको फिर चीजें ठीक लगने लगती है। तो मैं कहना कैसा बोला मैंने, आप मेरे को बता दीजिए। और ये अंजना मैम बोलेंगी आपके बारे में। अंजना मैम, आपको कैसा लगा इनका बात। बहुत 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 अच्छा बोला मैडम आपने, सोनी बहुत अच्छा लगा। और हकीकत यही है कि जहाँ से हम शुरू हुए, जो हमारा रूट है, जहाँ जो हमारी जड़ है, अगर हम उसी को भूल जाते हैं, जैसे कोई भी हम पौधा लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन भी मिले और उसको बहुत अच्छे से पानी भी मिले। इसी तरह से पंचमहाभूत ही हमारे यहाँ जो है वो आधारभूत सब है। बिना पंचमहाभूत के हमारा जीवन ही निरर्थक है या है ही नहीं, कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो
उन पंच महाभूत के आधार पर ही अगर हम लोग भोजन करेंगे और उसी के आधार पर अगर हम औषध का ग्रहण करेंगे या उसी के आधार पर ही हमारी दिनचर्या निर्धारित होगी, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बिना तो हमारे जीवन का और हमारे स्वस्थ और स्वास्थ्य का कोई हमारा अस्तित्व भी नहीं है। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया सोदी, और बहुत ही अच्छे वे में आपने इसको प्रेजेंट किया, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक्स। डॉक्टर पूजा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बताइए। ये जो डिस्कशन चल रहा है ना, इसमें डॉक्टर सोनी मैडम और अंजना मैडम ने जो लास्ट के 2 पॉइंट बताए हैं ना, वो प्रैक्टिकली मैंने यहाँ देखे हैं सर। मैं यहाँ बेंगलोर में रहती हूँ। श्री श्री रविशंकर गुरु जी जो है, उन्होंने इतना योगा का यहाँ अवेयरनेस करवाया है पब्लिक में, मतलब दे आर रियली फॉलोइंग वेरी वेल। यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत हर तरह के हठ योग, डिफरेंट टाइप्स के योगा क्लासेस बहुत चलते हैं। यहाँ जितने जिम है ना, उससे 10 गुना ज्यादा यहाँ पे योगा के शिविर चलते हैं। और मैंने आज तक जितने भी फैमिली से मिली हुई या फिर मेरे सोसाइटी में भी, कभी भी हम नीचे उतरेंगे ना, तो आपको वॉक करते हुए लोग दिखेंगे और वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं अपनी दिनचर्या। आयुर्वेद भी बहुत अच्छे से अपना रहे हैं, क्योंकि उनके कैंप वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ऐसा भी करते हैं यहाँ पे। तो जो मैडम ने बताया ना कि पब्लिक अवेयरनेस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा आयुर्वेदिक की तरफ उनका जो देखने का नजरिया है वो हमको ही चेंज करना है सर। यहाँ पे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, अपोलो है, सब है। बड़ी बड़ी फाइल लेके आते हैं पेशेंट, बोलते हैं हमको जाना ही नहीं है हॉस्पिटल में, हमको पता है आगे क्या होने वाला है। क्योंकि उनको पता है एक विजिट का 10-10 हजार, मतलब दे हैव टू स्पेंड दैट मच। एक सर्जरी का 1-1 लाख लेते हैं। तो छोटे मोटे चीजों के लिए तो कोई एलोपैथिक में बताया भी तो नहीं जाएगा, अपने पास आयुर्वेद में ही जाता है। तो ये अवेयरनेस हमको भी ऑल ओवर इंडिया लाना है सर। और मैंने ये पतंजलि में भी देखा है सर, वहां पे मतलब वहां पे बाबा रामदेव ने भी बहुत अच्छे से अवेयरनेस किया है सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया पूजा मैम आपने, थैंक यू। सभी लोगों को थैंक यू। तो अभी का सेशन हम बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे और इस सेशन में, और आज 8:15 बजे फिर मिलेंगे आज। तो आप 8:15 बजे ज्वाइन हो जाइए, 1 घंटा हो गया, तो अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सभी लोगों को। जी, प्रणाम सर। प्रणाम।